मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा। जो मतदाता 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन पर आ जाएंगे वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, चाहे जितना भी समय लगे। गौतम बुद्ध नगर में मतदान जो नहीं हो रहा है उसकी वजह ये है कि यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 इसकी जो धारा 12A है उसमें ये व्यवस्था है कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र यदि उसको संविधान के अनुच्छेद 243Q के अंतर्गत टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर किया जाता है, तो ऐसी दशा में उस टाउनशिप के क्षेत्र में कोई भी पंचायत अगर है तो दैट विल सीज टू एग्जिस्ट और कोई नई पंचायत उस क्षेत्र में नहीं बनाई जाएगी। ये हाईकोर्ट का भी, माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्णय है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में राज्य सरकार ने भी इसकी जियो जारी किया है और अधिसूचना में भी इस चीज का उल्लेख है। तो जो गौतम बुद्ध नगर में टाउनशिप के अलावा जो क्षेत्र है उसमें पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन नए सिरे से होगा और जब वो हो जाएगा उसके बाद वहां पर चुनाव होंगे। कुल मिलाकर प्रदेश में 13 करोड़ 36 लाख नहीं 11 करोड़ 36 लाख 11.36 करोड़ मतदाता भाग लेंगे। इनमें 53.33% पुरुष हैं और 46.67 महिलाएं। एक विशेष बात यह है कि 18 से 35 साल की उम्र के जो मतदाता हैं वो ये जो कुल मतदाता है उसके 51.5% है, यानी कि 52% लगभग जो मतदाता हैं वो युवा हैं। मतदाता जो पोलिंग सेंटर्स होते हैं या पोलिंग बूथ होते हैं, सामान्यतः आप इस बात को जानते हैं कि उन्हें 3 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया जाता है: सामान्य, संवेदनशील, अति संवेदनशील। हमने सुरक्षा की दृष्टि से एक कैटेगरी और बनाई है और वो कैटेगरी है अति संवेदनशील प्लस, यानी कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं या पोलिंग सेंटर्स हैं या स्टेशन हैं और उनमें जो अति संवेदनशील वर्गीकृत किए गए हैं उसमें भी जो और अधिक संवेदनशील है ऐसे मतदाता सेंटर्स और पोलिंग बूथ की सूची बनाने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है कि इसकी संख्या जो कुल मतदान सेंटर्स हैं उनकी संख्या से 10% से ज्यादा ना हो, यानी उसके 10% के नीचे ही ये संख्या रहेगी। और ऐसे सब पोलिंग सेंटर्स और पोलिंग बूथ्स इन सबका अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वीडियोग्राफी
मतदान प्रारंभ होने से और मतदान की समाप्ति तक निरंतर कराई जाए और इसे संरक्षित करके रखा जाएगा। आयोग को अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है, आयोग के संज्ञान में अगर कोई बात आती है, तो आयोग इसको समन कर सकता है। ये जो वीडियोग्राफी है, इसको आयोग समन कर सकता है और इसको देखेगा, जिससे कि आयोग को ये निर्णय लेने में मदद होगी कि पोलिंग स्टेशन पर या पोलिंग सेंटर्स पर क्या स्थिति थी। ये इसलिए किया गया है चुनाव को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए ये हमने एक नया कदम उठाया है और कदाचित शायद ये पहली बार इस तरीके का वर्गीकरण हुआ है। आप तो ये भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2010 में जो चुनाव हुए थे, उसमें सदस्य क्षेत्र पंचायत के खर्चे की जो सीमा थी वो 25,000 थी। तो ये बात कही गई कि ये व्यवहारिक नहीं है, बहुत कम है, उसको बढ़ा के 75,000 किया गया है। और इसी तरीके से सदस्य जिला पंचायत के खर्चे की सीमा जो 75,000 थी, उसे बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है। आप ये भी जानते हैं कि आयोग ने जो मतदाता सूची इस बार बनाई है, उसमें एक विशेष प्रयास किया है। हमारी जो वर्ष 2010 की मतदाता सूची थी, उसमें ईपी रेशो यानी मतदाता और आबादी का जो रेशो था वो 71.92, 71.92। अब जो हमने पुनरीक्षित अपनी मतदाता सूची बनाई है, उसमें ये प्रतिशत 66.58 है। कुल मिलाकर 1,84,90,000 वोटर्स डिलीट किए गए। 1,84,90,000, 1,84,90,000 मतदाता डिलीट किए गए और 2,13,00,000 नए मतदाता बनाए गए। इस प्रकार जो नेट एडिशन हुआ है वो लगभग 28 लाख वोटर्स का हुआ है। मतदाता सूची किसी भी चुनाव का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है और आयोग को अमूमन ये बात सुनने को मिलती थी कि जो हमारी मतदाता सूची है, वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मतदाता सूची है, उसकी अपेक्षाकृत शायद उसमें कुछ खामी है। इसीलिए हमने ये अभियान चलाया और हमारा ये प्रतिशत अब 66.58 है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये प्रतिशत जो है 65.1 है। ये 1-1.5% का फर्क है। तो आप ये समझिए ये फर्क इसलिए भी है कि ये लोकल इलेक्शंस हैं, गांव का चुनाव है, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, ज़्यादा कीनली कंटेस्टेड इलेक्शन है, तो उस वजह से भी है। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो मतदाता सूची बनी है वो बहुत ठीक बनी है। सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है
उसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सिविल पुलिस है उसका 70% फोर्स को हमने निकाल के चुनाव की ड्यूटी पर लगाया। 30% फोर्स थानों में ही रहेगा। ये जरूरी है कि थानों में भी पुलिस फोर्स रहे, तो 70% फोर्स को निकाल के चुनाव के लिए डिप्लॉय किया गया है और ये संख्या 81,068 है। इसी प्रकार इंटर डिस्ट्रिक्ट सिविल फोर्स, सिविल पुलिस और ट्रेनिंग सेंटर्स पे जो हमारी जो पुलिस फोर्स है उसके लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, यहाँ से 4,676 और 36,741 ये लोग हम चुनाव ड्यूटी पर लगाएंगे। ये आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा, मैं सिर्फ इसको कह रहा हूँ। इसके अलावा जो ऑक्सिलरी हमारी फोर्सेस हैं, जैसे 93,000 होमगार्ड्स हैं, 1,05,000 चौकीदार हैं, विलेज चौकीदार हैं, तकरीबन 13,000 हमारे पीआरडी जवान हैं। इन सबको भी चुनाव की ड्यूटी पे लगाया जाएगा और तकरीबन 139 कंपनी जो है पीएसी की, वो भी चुनाव ड्यूटी पे डिप्लॉय की जाएगी। आयोग ने ये एक समय पर आयोग ने ये एक मोटा आंकलन किया कि प्रदेश के विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जनपद हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहां कम्युनल टेंशन रही है और यदा कदा वो अभी भी सरफेस पर दिखाई देती है। तो इसीलिए हमने एक आंकलन किया था कि हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस दी जाए। 423 कंपनीज हमने मांगी थी। राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा, एक बार नहीं 2 बार लिखा, लेकिन दोनों बार जवाब ये आया कि भारत सरकार की ये पॉलिसी नहीं है कि जो राज्यों में लोकल इलेक्शन होते हैं उसके लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस उपलब्ध कराए जाए। हालांकि ऐसा हुआ है, वेस्ट बंगाल में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी थी। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर भारत सरकार ने ऐसा किया। इसके बावजूद भी प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम दिल्ली गए, होम मिनिस्टर साहब से मिले, यूनियन होम सेक्रेटरी से मिले और ये एम्फसाइज किया कि ठीक है, हमने जितनी फोर्स मांगी है, अगर आप उतनी नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी इतनी फोर्स हमको अवश्य दीजिए जिससे कि हम वेस्टर्न यूपी में जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ हम सीपीएमएफ डिप्लॉय कर सकें। इस संबंध में मैंने भी स्वयं श्री राजनाथ सिंह जी से बात की, यूनियन होम मिनिस्टर से बात की और मैंने भी उनसे ये कहा कि ठीक है, आपके कमिटमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कमिटमेंट्स हैं और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस फॉर वेरियस पर्पसेस एट वेरियस प्लेसेस डिप्लॉयड हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए आप कुछ हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जरूर दीजिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और यथासंभव जो भी हम स्पेयर कर सके, अपने ओवरऑल कमिटमेंट्स को देख के जो भी हम स्पेयर कर सके वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये एक मोटे तौर पर ये एक है। अब बाकी तो चीज़ें हैं, जैसे शराब है तो 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर रोक लगेगी, वो हमने पहले भी लगाई है। तो हर फेज में 48 घंटे पहले वो शराब की दुकानें जो हैं वो बंद होंगी और जो पोलिंग बूथ पर हमेशा एक व्यवस्था होती है पानी की, दवाओं की, शेड की, वो सब व्यवस्था भी
आयोग कराएगा। एक अच्छी बात ये है कि मौसम बहुत अच्छा होगा। ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो रहे हैं तो अपेक्षाकृत मौसम अच्छा होगा। मैं समझता हूँ मौसम भी ये देखा गया है कि एक वजह होती है वोटर पार्टिसिपेशन। अगर मौसम अच्छा हो, खुशनुमा हो, तो वोटर पार्टिसिपेशन, ये मैंने एक स्टडी भी की थी, तो वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तो हम समझते हैं कि चुनाव होगा और उसमें वोटर पार्टिसिपेट करेंगे। हमने कोशिश की है कि हम एक मजबूत व्यवस्था करें और मुझे ऐसी आशा है कि पंचायत चुनाव जो है हमारे, जो प्रथम भाग के चुनाव हैं, ये निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएंगे। आप ये बात स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि ग्राम प्रधान और सदस्य के चुनाव का क्या हो। मैंने पर्पसली जो 2 रिट फाइल हुई हैं, एक लखनऊ हाईकोर्ट में और एक इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी जो प्रेयर है उसकी एक कॉपी आप सबके डॉसियर में डाल दी है। तो आप देख लीजिए कि उन रिट्स में प्रेयर क्या है, सो दैट यू वुड नो। एट टाइम्स यू नो न्यूज़पेपर्स में लोग लिखते हैं कि साहब इसको तलब किया गया, उसको तलब किया गया, तो वो आपको उससे ये लाभ होगा कि प्रेयर क्या है। कोर्ट का डिसीजन प्रेयर के बियॉन्ड नहीं होता है। जो प्रेयर है उसी की परिधि में कोर्ट एडजुडिकेट करता है। तो वो मैंने इसलिए डाल दिया दोनों रिट्स को कि एक इलाहाबाद में है जिसकी हर एक लखनऊ में आज हो रही, आज शायद है आफ्टरनून में, ठीक है, यू आर बेटर इन्फॉर्म्ड देन मी। तो और एक शायद इलाहाबाद में है, तो मैंने उसकी प्रेयर आपके डॉसियर में डाल दी है। लेकिन जो शासन ने एक आरक्षण के संबंध में नियमावली में संशोधन करके कार्यक्रम जारी किया है, उसके हिसाब से शायद 8 तारीख तक, 8 अक्टूबर तक ये अपना आरक्षण का काम पूरा करेंगे। हमारा ये नोटिफिकेशन जो हम आज किया है हमने, ये हम 2 तारीख को एग्जॉस्ट कर देंगे। हो सकता है कुछ दिनों में काउंटिंग जो है वो सेकंड को भी स्पिल ओवर करे, हालांकि मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन अगर होगा भी तो भी ये पूरा प्रोसेस 2 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। और जो आरक्षण की व्यवस्था सरकार करेगी वो अगर यथावत वैसी है, बिकॉज लिटिगेशन तो है ही अपनी जगह, हालांकि इसके अभी तक कोई लिटिगेशन नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, बट देयर कुड बी, यू नेवर नो। और अगर वो यथावत रहता है तो हम ऐसा मानते हैं कि इस चुनाव को कराने के 1 सप्ताह के भीतर हम उसका भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और नवंबर 7 के आसपास, और ऐसा करने में 15 दिसंबर तक हम उस प्रक्रिया को भी पूरी कर लेंगे। 15 दिसंबर तक फिर हमारे डायरेक्ट इलेक्शंस हो जाएंगे और उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कभी कभी ये सुनने में मिलता है कि साहब सदस्य जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव जल्दी हो। आप ये देखिए कि हमें अपनी जिला पंचायत 15 जनवरी से पहले गठित करनी है। ये हमारा सदस्यों का चुनाव नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है अध्यक्ष जिला पंचायत का, उसमें भी 1 महीने का समय, कम से कम 1 महीने का समय लगता है।
तो आप सोचिए कि ये जस्ट इन टाइम हम दूसरा चुनाव कराएंगे प्रधान का, उसके तत्काल बाद हमको जिला पंचायत अध्यक्ष का कराएंगे और वी विल बेयरली बीट द डेडलाइन। बड़ी मुश्किल से ये, लेकिन तो ये जल्दी नहीं है क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होता है और ये पंचायतें गठित तभी होती हैं जब इनडायरेक्ट इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये भी मैंने सोचा कि आपको इस संबंध में मैं अवगत कराऊं। तो कुल मिलाकर आज की जो स्थिति है वो ये है कि मुझे बताना था आपको मोटी मोटी चीजें, आपके डोसियर में ये सब इंफॉर्मेशन हमने रख दी है। आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, हमारी वेबसाइट पे सारी सूचना है। उसके अलावा भी अगर कोई सूचना आपको चाहिए, आपका स्वागत है। यू कैन कॉल जयप्रकाश, यू कैन कॉल सुरेश प्रकाश, और अगर आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो। कोड ऑफ कंडक्ट लागू करते समय राज्य सरकार की समीक्षा बैठकें होती रहेंगी? नहीं, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अपनी जगह है और समीक्षा बैठक तो कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट होता हो। समीक्षा बैठक में आप क्या कर रहे हैं, जो ऑन गोइंग प्रोग्राम हैं उन्हीं का तो रिव्यू कर रहे हैं। नीतिगत फैसले तो आचार संहिता की मैंने आपको कॉपी दी है, अगर आप इसे पढ़ेंगे थोड़ी तकलीफ तो होगी। नहीं, थोड़ी बहुत बड़ी नहीं है, 7-8 पेज की है। तो जितने सवाल आप कर रहे हैं ना, इस सब का जवाब प्लीज केयरफुली गो थ्रू दिस बुकलेट। किन किन परिस्थितियों में आदर्श आचार संहिता लगेगी ये स्पष्ट किया जाता है, उसमें स्पष्ट किया गया है। लेकिन फिर भी समय समय पर अगर कोई बात आती है, आयोग के संज्ञान में आती है, तो आयोग इसका निर्णय लेगा। ये पोलिंग बूथ वाला कितने हैं, क्या है, कौन से पोलिंग बूथ? ये टोटल कितने पोलिंग बूथ बताया तो आपको, आपने सुना नहीं? एक नहीं बताए, 1,78,588। नहीं लिख लीजिए, मुझे कंटर्ट है। 1,78,588 पोलिंग बूथ। चुनाव में जो पीटीसी और जिला पंचायत चुनाव हुआ था उसमें युवा मतदाताओं ने हिस्सा नहीं किया है। चुनाव हुआ था पंचायत जिला पंचायत चुनाव में युवा मतदाताओं ने हिस्सेदारी क्या थी? देखिए ये एक्चुअली क्या है, ये सवाल आपका बड़ा वाजिब है, लेकिन तो ये इन्फॉर्मेशन है नहीं। ये इन्फॉर्मेशन हम आपको इसलिए दे पा रहे हैं कि इस बार हमने सॉफ्टवेयर में इन्फॉर्मेशन डाली, पिछली बार के आयोग में कभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आयोग में ये इन्फॉर्मेशन कभी दी रही। इस बार जो हमने सॉफ्टवेयर डाला है उसमें वोटर की एज तो है ही है, जो हमने नामांकन का फॉर्म हमने जो दिया है उसमें हमने क्वालिफिकेशन का भी एक कॉलम डाला है। और हम आपको चुनाव जब हो जाएगा तो आपको ये बता पाएंगे कि कितने कैंडिडेट्स जो जीत के आए हैं या जो रनर अप रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी, कितने ग्रेजुएट थे, कितने मैट्रिक थे, कितने MBA थे, कितने। तो आयोग ने जो इस बार सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें ये सब डेटा जनरेट होगा। नहीं, योग्यता तो कभी निर्धारित की हुई, क्या MLA के लिए है? नहीं, MLA के लिए है, MP के लिए है, तो वो क्या हो गया है?
आप ये भी समझ लीजिए, जिस स्टेट ने किया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है मेरी सूचना गलत हो, कि किसी एक स्टेट ने किया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, हरियाणा। अरे भाई, तो पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव का ऐलान हो गया। आपको बता दें तारीखों को एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए आप। 9, 13, 17 और 29 तारीख को चुनाव होने और 1 नवंबर को वोटिंग होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।